तो इसे नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जिसमें अपर ब्रांच में अगर देखोगे तो आर ट्वाइस आर, नीचे वाले की तरफ ट्वाइस आर आर इस तरह से दे रखा है और बीच में एक आर है ना। पहले तो हम लोग को ये समझना है कि क्या ये जो नेटवर्क हमने जो अभी ड्रॉ किया, इसके ये ऊपर वाला जो पॉइंट है और नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट से ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट पे है ना क्या पोटेंशियल सेम होगा, है ना। ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या सेम होगा, पहले हमको ये ऑब्जर्व करना है ना। तो देखिए थोड़ी देर के लिए है ना फिगर को और बताइए मुझे है ना क्या इसके है ना। देखो अगर आप ध्यान से अगर इसको ऑब्जर्व किए होगे है ना, तो ये रेजिस्टेंस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं है ना, कौन सा ट्वाइस आर ऊपर और नीचे भी जो ट्वाइस आर है, अगर इसको भी एक्सटेंड कर दो मतलब ओपन कर दो, तो ट्वाइस आर मतलब एक्चुअली हम दो स्मॉल आर का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, है कि नहीं। यानी कि एक तरह से ये इफेक्टिव इसका अगर रेजिस्टेंस बोलेंगे, मतलब इसका इफेक्टिव जो है वो ट्वाइस आर अगर हम ऐसा बोलेंगे, तो ये दो ठो आर हो गया है ना, और यहाँ पर भी ये दो ठो आर हो जाएगा है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ है ना, ये सर्किट कुछ दिखेगा ऐसा टाइप का, प्रैक्टिकलिटी में देखेंगे तो एक दो है ना, तीन ऊपर है ना, और नीचे की तरफ तीन, एक है ना, दो और एक तीन। जैसे मान लो मैंने कहते कि इन दोनों को मैंने आपस में ग्रुप कर दिया और इन दोनों को ऊपर का आपस में ग्रुप कर दिया है ना, और ये नेटवर्क बन गया हमारा गिवन नेटवर्क जैसा। तो ये वैल्यू आर और ये आर प्लस आर हमारा ट्वाइस आर, यहाँ आर प्लस आर ये ट्वाइस आर और ये हमारा आर, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब देखो तुम्हारा क्या हमने ये पॉइंट को ए और ये पॉइंट को बी बोल रखा है ना। अब खुद सोच के बताओ, क्या ए और बी का पोटेंशियल कभी सेम हो सकता है ना। क्या ए और बी का पोटेंशियल सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए ऊपर वाले ब्रांच में अगर देखोगे ये आर 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 है, अगर मान लीजिए इसको हमने 12 वोल्ट का बैटरी से अगर कनेक्ट किया है ना, हमने इसको एक 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से अगर कनेक्ट किया, तो ऊपर वाला तीनों आर कितना कितना ड्रॉप करेगा, ये आर 4 वोल्ट, ये आर 4 वोल्ट, ये आर 4 वोल्ट। यानी कि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल होता तो ये 4 ड्रॉप करा दिया, मतलब इस पे 8 वोल्ट का पोटेंशियल बनता है ना। 8 वोल्ट पोटेंशियल रह जाता और डिफरेंस हो जाता 4 वोल्ट का। तो अगर यहाँ 8 वोल्ट है फिर इसने 4 वोल्ट घटा दिया है ना, तो फिर 4 वोल्ट का रह जाता है ना, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और रह जाता है। यानी कि 4 वोल्ट ड्रॉ कर दिया, फिर टोटल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 12 वोल्ट। और ऐसे सिनेरियो में अगर ये 12 है तो ये 4 ड्रॉप कर दिया 8 हो जाएगा, ये 4 ड्रॉप कर दिया फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 4 ड्रॉप कर दिया ये 0 हो गया है ना, ये चीज। ठीक उसी तरह से नीचे भी अगर देखोगे तो ये आर आर है ना, ये भी 4 वोल्ट ड्रॉप करेगा, ये भी 4 वोल्ट, ये भी 4 वोल्ट। यानी कि अगर यहाँ 12 था ये 4 वोल्ट ड्रॉप कर चुका है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना 8 वोल्ट है ना। फिर ये 4 वोल्ट ड्रॉप कर चुका है तो ये कितना बनेगा, फिर से 4 वोल्ट। बताओ देखो ए पॉइंट जो था उसका पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देखते है ना, ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल देखा जाता है। तो पोटेंशियल देखो ए पॉइंट का कितना था 8 वोल्ट है ना, जबकि बी पॉइंट का कितना है तुम्हारा, ये तो 4 वोल्ट ही है। अगर हम यहाँ से इन दोनों के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस का कनेक्शन करा दे इस तरह से, अगर कोई रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर दे है ना, से स्मॉलर जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा है ना, बिल्कुल होगा। और कहाँ से कहाँ होगा? ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो ए का पोटेंशियल हाई था और बी का पोटेंशियल क्या था, लो था, है ना। लेकिन पोटेंशियल तो ऐसा भी देख सकते हो, देखो ए ए से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है ना, ए से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इस पोजीशन से लेकर ये 0 पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है ना। ले और यहाँ पर अगर देखोगे ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक का 4 वोल्ट और ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक का 4 वोल्ट, टोटल हो गया कितना 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ आ रहा है सिर्फ 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो है ना। तो देखो अल्टीमेटली आप कैसे भी ऑब्जर्व करो है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए फिगर देख करके कि ए एंड बी आर नॉट एट सेम पोटेंशियल है ना, एंड हेंस देयर विल बी सम करंट है ना फ्रॉम ए टू, तो कुछ ना कुछ करंट आपका पास करेगा अगर आप ये एन को पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल आपकी बैटरी से अगर जोड़ देते हो, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन हमारा क्या था, अब ये मैं इस पे आता हूँ है ना। पहले तो नेटवर्क समझा दिया कि ये नेटवर्क कैसा नेटवर्क है। अब क्वेश्चन ये है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, सवाल इसमें ये है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ फाइंड है ना आर इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क है ना। अब एक चीज बताओ है ना, देखो अगर हमसे कहा जाए इस तरह के नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए है ना, तो बताइए तो क्या हम लोगों ने ऐसा सिचुएशन पहले फेस किया है क्या?
अभी तक तो नहीं किया था, है ना? तो थोड़ा सोचना इसमें इसमें सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा ये, है ना? पहली बात तो ये क्या हम ये दोनों को पैरेलल बोल सकते हैं क्या? ऊपर-नीचे को? तो नहीं, ए और बी कॉमन पोटेंशियल पे है ही नहीं। क्या हम ए और बी के बीच में जो स्मॉल आर है इसको हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं, है ना? क्योंकि ये तभी कर सकते थे जब ए एंड बी का पोटेंशियल क्या होता? सेम होता, तो ऐसे केस में यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो चाहे हम चिपका देते, रेजिस्टेंस को हटा देते या फिर अगर चिपका हुआ रहता है छुड़वा देते, वगैरह-वगैरह ये सब जो भी हम लोग पहले नेटवर्क में कर चुके हैं। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर उसी उन्हीं आइडियाज को अगर देखोगे तो इनमें से कोई भी आइडिया यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, है ना? देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना वो हम लोग का होता है किरचॉफ का लूप लॉ से, जो मैं इस नेटवर्क से आप लोग को किरचॉफ के नेटवर्क एनालिसिस कैसे किया जाता है उसमें मैं आहिस्ता से आप लोग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो पहले सिमेट्रिकल आइडिया से लेंगे और फिर अनसिमेट्रिकल आइडियाज भी आगे देखते हुए जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले सिंपल केस लिया हूँ, है ना? अभी सिंपल केस में देख लीजिए जो है इतना तो हमने देख लिया कि यहाँ पे R ट्वाइसर है, नीचे ट्वाइसर R है ना? अच्छा ऐसे केस में हम इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्टली कोई फॉर्मूला से तो नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं और वो क्या, जरा यहाँ देखिए। देखिए अगर मान लीजिए इस नेटवर्क को अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, ये जो नेटवर्क है ये R ट्वाइस R, यहाँ पे ट्वाइस R और इस नेटवर्क को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, मान लो कि मैंने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है? बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी का पोटेंशियल बोल दिया V, और बैटरी जो है कुछ करंट भी सप्लाई कर रहा है, लेट्स से जो बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है वो है I, ठीक है? ये I, तो ये सर्किट के अंदर करंट जाएगा, है ना? और करंट फिर डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट जो भी हुआ अल्टीमेटली फिर फाइनली निकल के भी आएगा, है ना? अब करंट घुसा कितना था ये नेटवर्क के अंदर I, निकलेगा कितना? उतना ही निकलेगा, है ना? ये कॉमन सा लॉजिक है तुम्हारा कि अगर I करंट घुस रहा है तो निकलेगा कितना? ऑब्वियसली I ही निकलेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, है ना? अगर हम इस नेटवर्क का अगर कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर होता है तो उसको मैं एक सिंगल इफेक्टिव रेजिस्टेंस से ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट कह करके, है ना? जो कि मुझसे पूछा भी गया है, तो मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट ऐसा ले लेता हूँ और जो बैटरी जो है उसको बी और जो करंट इसमें था सर्किट में आई, है ना? तो बताओ तो, है ना? अगर इस नेटवर्क को अगर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये जो नेटवर्क में हमारा ओम्स लॉ है ना? वो तो वैलिड है ना? और ओम्स लॉ को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या लिख सकते हो? ओम्स लॉ को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, है ना? V इज इक्वल टू IR एंड हेंस, है ना? R की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? R की वैल्यू हो जानी चाहिए V अपॉन I। यानी कि देख लो ये जो रिलेशन हम ये जो हमने बनाया रिलेशन या नेटवर्क जो बनाया, नेटवर्क में अगर हम V बाय I का रेशियो बना दे तो V बाय I का रेशियो हमको क्या दे देगा? वो R इक्विवेलेंट की वैल्यू दे देगा, है ना? V बाय I का रेशियो जो है वो R इक्विवेलेंट की वैल्यू दे देगा। यानी कि वही चीज हमको यहाँ पे करना है एक्चुअली, है ना? हम यहाँ पे I और V लेके सॉल्व तो करेंगे, लेकिन फाइनली हम क्या करेंगे? V और I की वैल्यू नहीं नहीं हम फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर V और I का जो है ना रेशियो ले लेंगे। कैपेसिटेंस वगैरह फाइंड आउट करते वक्त हम क्या करते थे? चार्ज टू पोटेंशियल का रेशियो लेते थे। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी एक्चुअली हाँ ये मैथमेटिकली सॉल्व करना है हमको। यहाँ पर आपको V बाय I का रेशियो बनाना है ना? अब देखो इसमें लूप लॉ लिया कैसे जाता है, ठीक है? तो आज आपको नहीं करना है, आज मैं सिखाऊंगा, है ना? तो आपको आज का काम जो है लर्निंग का है। देखिए किरचॉफ लूप लॉ जो हम कहते हैं ना उसको लिया कैसे जाता है, एनालाइज कैसे किया जाता है, ये आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लूप में जो है करंट को आप लेंगे, है ना? क्योंकि किरचॉफ के लूप लॉ के अनुसार क्या था कि किसी लूप के अंदर, है ना, जितने भी अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंसेस का पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारा एड अप होकर के कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, है ना? ये तो देख लो ये तो एक सिंगल लूप नहीं है, ये तो मल्टीपल लूप है ना? जैसे यहाँ से करंट जाएगा, इधर गया, इधर भी आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, है ना? और अगर लूप बोलोगे तो यहाँ पे लूप कितना दिख रहा है? कई सारे लूप है यहाँ पर, है ना? करंट का लूप अगर बोलोगे तो एक लूप ये बड़ा वाला ऐसा दिख रहा है, एक लूप ये नीचे से दिख जाएगा, एक लूप ये अंदर ही अंदर दिखेगा, ये लूप, है ना? और एक लूप ये बड़ा सा दिख रहा है। बस लूप होना चाहिए, है ना? तो करंट का लूप बस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कई सारे लूप दिख रहे हैं, है ना? जैसे अगर देख लो अभी कितना लूप दिख रहा है, अगर दिखा दो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे करके गोल घूम के आ जाओ एक, फिर यहाँ से स्टार्ट करो फिर नीचे से गोल घूम के आ जाओ, दूसरा लूप हो गया। ये दो छोटे छोटे लूप हो गए, है ना? चार लूप हो गया। फिर उसके बाद ये वाला लूप एक हो गया, कौन सा? ये बड़ा वाला, ये हो गया पांच लूप, है ना? फिर उसके बाद बोलोगे कि नहीं मैं यहाँ से स्टार्ट ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, फिर बीच वाले को इंक्लूड करता हूँ ऐसे, इस तरह छह लूप, है ना? तो देखो जितने लूप आप देख पा रहे हो ना, नहीं क्या बन सकते हैं आपके इक्वेशन बन सकते हैं, मैथमेटिकली अगर बोले तो उतना ही आप क्या बना सकते हैं? इक्वेशन बना सकते हो। और फिर उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे?
और आई का रेशियो निकाल देंगे, है ना। तो चलो थोड़ा सा आइडिया समझ में आ गया होगा कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको वी और आई का रेशियो निकालना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास अगर यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा था, ये जंक्शन हो गया और ये जंक्शन से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। करंट कैसे रखा जाएगा, तो देखो अगर यहाँ से मैंने आई वन ले लिया, तो बाकी बचा हुआ करंट नीचे की तरफ ले लेता हूँ। आई वन ऊपर ले लिया तो बाकी बचा हुआ करंट नीचे कितना आ जाएगा, तो रिमेनिंग करंट आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन नीचे आ जाएगा, है ना। ऐसे क्यों लेते हैं, है ना। आई टू क्यों नहीं लिया मैंने, है ना। तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि देख लीजिए अगर आप आई ले रहे हो, आई वन ले रहे हो, फिर आई टू ले लोगे, तो नंबर ऑफ जो अननोन क्वांटिटीज है वो बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज अगर बढ़ेंगे तो फिर आपको सॉल्व करते वक्त जो है ना दिक्कत जाएगा, है ना। इक्वेशंस के नंबर बढ़ जाएंगे, तो इक्वेशंस के नंबर जो है कम से कम रखना है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर आई और वी को तो हमको लेना ही, इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। और बाद में उनका रेशियो लेना है, तो बाकी के जो टर्म्स है उनको जितना हो सके कम से कम करें। तो इसलिए अगर आई वन ले लिया, इसको आई के टर्म में आई माइनस आई वन यानी कि रिमेनिंग करें नीचे से आएगा। अब देख लो यहाँ से जो जंक्शन हम देख, यहाँ से देख लो जंक्शन मिला, ये आई वन गया। अब यहाँ कितना लूंगा, यहाँ आई टू, है ना, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो ले लिया, चलो आई टू, है ना, आई टू। तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे फिर अगर देखो आई वन ऐसे घुस रहा था, आई टू यहाँ से नीचे आ गया, तो रिमेनिंग करंट आई वन माइनस आई टू, है ना। तो ये चीज हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करते हैं, है ना। इसमें देखो एक सिमेट्री का कंसेप्ट ऑलरेडी दिख रहा है ना। यानी कि मैथमेटिकली हम इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, है ना। या ये बोल दो इनवर्स सिमेट्री, जैसे यहाँ आर है ट्वाइस आर है, जबकि यहाँ ट्वाइस आर आर है। तो ये तुम्हारा जो है, these two points are not at same potential but still some symmetrical ideas can be introduced, है ना। और वो क्या है, चलो उस चीज को ऐसे वाटर के पानी के पाइप के कंस्ट्रक्शन से समझते हैं, जिससे क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो मान लो मेरे पास पानी का फ्लो का कुछ इस तरह का वाटर का पाइप का कंस्ट्रक्शन है। ये तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा अंदर पानी जा रहा है मान लो, है ना, और यहाँ से पानी निकल रहा है। लेकिन अंदर यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ ट्यूब्स का अरेंजमेंट ऐसे कर रखा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हमने ट्यूब का अरेंजमेंट इस तरह का कर रखा है। ठीक है, ऐसा टाइप का। अब यहाँ पे जो है, पहले ये बता देता हूँ, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है ना, नीचे वाला पोर्शन, इसकी थिकनेस और ऊपर वाले पोर्शन का जो थिकनेस है वो सिमिलर है। यहाँ वाला नीचे वाले पोर्शन का और ऊपर वाले इस वाले पोर्शन का एक्सट्रीम राइट का थिकनेस सेम है। और ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है उसकी थिकनेस सेम है, तो इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये वन है तो ये भी वन थिकनेस का है, ये टू है तो ये वाला भी टू थिकनेस का, ठीक है। ये वन, ये वन, ये टू, है ना। अब चलो बताओ मुझे, है ना, अगर हम यहाँ से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, या 100 यूनिट ऑफ वाटर अगर फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, है ना। देखो अगर हम यहाँ से 100 यूनिट ऑफ वाटर अगर फ्लो कराएंगे, है ना, तो कुछ वाटर तुम्हारा जो है यहाँ मोटे पाइप की तरफ और कुछ पतले वाले पाइप की तरफ से निकल जाएगा, है ना। ये गया कुछ इधर और इधर गया। लेकिन अब मुझे फाइनली एक चीज बताओ, है ना, अगर यहाँ से 100 यूनिट ऑफ वाटर आप एंट्री करवा रहे थे, है ना, तो निकलेगा कितना, कम या ज्यादा, कम तो नहीं निकलेगा, ज्यादा भी नहीं निकलेगा, है ना। कितना निकलेगा, ये 100 घुस रहा था तो 100 यूनिट ही निकलेगा बाहर, है ना। तो 100, लेकिन देख लो सपोज कर लो यहाँ जो फर्स्ट वाला पाइप है, मान लो ये मोटा ज्यादा है ना, तो इसमें से मान लो 80 यूनिट जा रहा था और रिमेनिंग 20 यूनिट नीचे से जा रहा था, है ना। लेकिन देखो जैसे ये 20 यूनिट यहाँ से गया, अब यहाँ मोटा पाइप जो है, यहाँ पाइप जो है ज्यादा चौड़ा हो गया, बट यहाँ पे पाइप जो है फिर से वही छोटा सा है ना। तो मुझे ये बताओ, क्या ये 80 यूनिट पानी जो यहाँ से जा रहा था और 20 यूनिट यहाँ से जा रहा था, तो क्या ऐसा होगा कभी कि ये पूरा का पूरा 80 यूनिट जो है यहाँ से ठूस के चला जाएगा, और ये जो ये 20 यूनिट जो यहाँ से जा रहा था वो यहाँ से एकदम फ्रीली जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये प्रेशर का कंसेप्ट है। और वो प्रेशर के कारण अल्टीमेटली, है ना, जो आपका फ्लो है यहाँ पे चूंकि ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, तो पानी जो है कुछ यहाँ से बीच के डायरेक्शन से, है ना, बीच में जो गैप है उससे नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे आकर के फिर वो मेंटेन कर लेगा अपना प्रेशर, और यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन कर लेगा। और किस तरह का प्रेशर बनाएगा या क्या रिलेशन बनाएगा, तो देखो वन वाले पोर्शन से जितना पानी फ्लो कर रहा होगा, तो नीचे वन वाले पोर्शन से उतना ही चला जाएगा। यहाँ टू वाले पोर्शन से जितना 20 यूनिट जा रहा था, ऊपर वाले में 20 यूनिट चला जाएगा। मतलब ये बोल सकते हो कि अगर यहाँ से 80 यूनिट वाटर फ्लो कर रहा था तो 20 यूनिट यहाँ निकल जाएगा, 60 यूनिट जो है वो नीचे की ओर चला आएगा, और 60 यूनिट जो नीचे की तरफ जो आया, वो यहाँ से जो 20 यूनिट जा रहा था उसके साथ एड अप होकर के 80 यूनिट यहाँ बना लेगा, है ना। इस तरह का इफेक्ट को आप इमेजिन कर सकते हो, है ना, आप समझ सकते हो ये आइडिया, है ना।
तो एग्जैक्टली करंट के साथ भी ना ऐसे ही तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो प्रेशर के कारण एक्चुअली जो हम पहले से ही बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे I1 करंट था ना, तो यहाँ पर आपको झूठ-मूठ का है ना I1 माइनस I2 लेने की जरूरत नहीं है ना? अब क्या बोल सकते हो देखो तो, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहे हैं, वही रेजिस्टेंस आ रहे हैं यहाँ पर, है ना? जैसे मोटा पाइप, है ना? और से ये पतला पाइप, उसी तरह से यहाँ ट्वाइस आर और यहाँ ट्वाइस आर। तो देखो करंट अगर I घुसा था, निकलेगा तो I ही ना, और ये सिमेट्रिकल भी है एक तरह से, है ना? मतलब यहाँ और यहाँ। तो अगर ये I1 अगर यहाँ से घुस रहा है, यहाँ अगर I माइनस I1 घुस रहा है यहाँ से, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, है ना? और यहाँ पे कुछ और आ जाएगा। और यहाँ I माइनस I1 है, तो यहाँ भी ऑब्वियसली कितना होना चाहिए? I माइनस I1 ही होना चाहिए। और नीचे कितना होना चाहिए? तो नीचे देखो यहाँ ऊपर I1 था, तो यहाँ नीचे से इस जगह से कितना होना चाहिए? I1 हो जाना चाहिए। तभी फिर से देख लो, ये I माइनस I1 प्लस I1 एड अप हो गया और कितना निकल गया फाइनली? I निकल गया, है ना? बोलिए, ये बात पे किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या कुछ अगर डाउट है तो बताइए। बोलो, क्लियर है सबको, है ना? अब ऐसा क्यों लिया, है ना? सबको समझ में आ गया? क्योंकि नहीं तो क्या, अननोन के टर्म्स ना बढ़ते जाते हैं, है ना? अननोन के टर्म बढ़ते जाते हैं, तो जितना हो सके हम सर्किट में क्या सिमेट्री का इफेक्ट को भी ढूंढ करके अभी कुछ यूटिलाइज अगर कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये आर, ये ट्वाइस आर इन आर ऐसा था, तो इसी कारण से हम लोगों ने क्या कर लिया, अगर यहाँ I1 जा रहा था, है ना, और यहाँ से I माइनस I1, तो बाकी तो सर्किट ठीक ही रहे, कहीं और कोई जंक्शन का कोई और इस तरह से हल है ही नहीं, है तो सिमेट्रिक नेटवर्क ही है। तो दैट्स हम इसमें सिंपली ऐसा बोल सकते थे कि अगर ये आर है, ये आर है, तो यहाँ से I1 जाएगा, तो यहाँ से मस्ट I1 को ही निकलना है। और यहाँ से अगर I माइनस I1 जा रहा था, तो इस रिमेनिंग 2 आर से भी कितना जाना है? I माइनस I1 ही निकलना है, ये चीज। तो इससे देख लो, जो ये I2 है, इसका जो वैल्यू है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहले से ही, कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I या I2 होगा, है ना? कैसे कर सकते हैं? अपना जंक्शन लॉ से। कैसे देख लो, देखो ये जो नीचे वाला जंक्शन है, आप इसमें देख रहे होगे कि कितना करंट तुम्हारा जंक्शन की ओर घुस रहा है। जंक्शन में कितना करंट एंट्री किया, वो था I2, और I माइनस I1 एंट्री किया था, और निकल कितना गया? I1। तो एज पर अवर जंक्शन लॉ, है ना, जो किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ था, उसके अकॉर्डिंग देखो हम इसको क्या दिखा सकते हैं। किरचॉफ के जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसको ये दिखा सकता हूँ कि भाई हमारा एट दिस जंक्शन, है ना, यहाँ पर, या ऊपर भी कर सकते हो, एक ही बात है, यहाँ पे नीचे ले रहे, तो यहाँ पर I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I2, है ना, I माइनस I1 प्लस I2, जंक्शन में एड ऑन या जंक्शन में एंट्री किया था, निकल कितना गया? I1 निकल गया, इक्वल टू I1। यही हमने सीखा हुआ है ना, जंक्शन रूल में। तो देखो, अगर ये करंट जो है I1, है ना, इज इक्वल टू I माइनस I1 प्लस I2, है ना, एज पर अवर फिगर। I2 की वैल्यू क्या हम यहाँ से पता कर सकते हैं? I2 की वैल्यू देख लो, ये सारे टर्म को अपने राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये I1 पॉजिटिव हो गया, और अगर ये I1 पॉजिटिव हो गया, तो ये I1 पहले से था, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, ये आ गया रिलेशन। ऐसा मैंने क्यों किया, है ना? देखो, अभी आप लोग नेटवर्क सॉल्व करना सीख रहे हो। नेटवर्क को किरचॉफ लूप लॉ से जब सॉल्व किया जाता है ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो अननोन क्वांटिटीज है, वो जो है मैक्सिमम दो तक रह जाए, मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो अननोन रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर हम फिर आई और बी को क्या मान रहे हैं? नोन ही मान रहे हैं एक तरह से, क्योंकि हमको फाइनली इसका रेशियो लेना है। तो बाकी जो बचा है ना, उसमें क्या है कि अगर हम आई और I1 ऐसे टाइप के जो भी टर्म्स आ रहे हैं ना, या I1 I2 ऐसा जो भी टर्म्स आ रहे हैं, उनको दो तक ही सीमित रखेंगे, तो दो इक्वेशन में हम अपना जो है पूरा मैथमेटिकल सॉल्व कर सकते हैं, है ना? लेकिन नहीं तो क्या होगा, अगर तीन अननोन रह जाता है, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि अगर तीन अननोन क्वांटिटीज है, तो तीन अननोन क्वांटिटीज को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तीन इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमारा भाई बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये आज का जो लेक्चर है, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपका रिगार्डिंग नेटवर्क एनालिसिस का ही है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो चीजें। तो देख लीजिए, इस तरह के नेटवर्क का, है ना। हाँ, और इसकी दूसरी बात क्या है कि इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप रट के रख सकते हैं। वो रिजल्ट जो है कई बार एक बड़े नेटवर्क के पार्ट के अंदर भी आपको दिख जाएगा, है ना। आगे आप एचीवर में सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको इस तरह के नेटवर्क दिख जाएगा, भी दिख जाएगा। तो इसका जो भी रिजल्ट आता है ऐसा टाइप का, आर ट्वाइस आर और बीच में आर, है ना, तो बीच में ये आर था, ऐसे रिजल्ट को जो है डायरेक्टली आप एक ही बार में फिर क्या होता है वो वैल्यू। तो आज तो चलो पहले टेक्निक सीख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये नेटवर्क का जो वैल्यू हमने करंट का भी निकाल दिया कि आई को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, ठीक है। अब आते हैं, चलो नेटवर्क कैसे लिख, नेटवर्क मतलब या किरचॉफ लूप लो, है ना, कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि कई सारे लूप है ना, बट हमको क्या है, कोई सभी दो लूप लेना है, ठीक है।
तो चलो लेते हैं 2 लूप, और इसके लिए पहले लूप लेने का जो क्राइटेरिया है उसको एक बार फिर से रिकॉल करो। ये रफ वर्क में ही मैं दिखा रहा हूँ पहले, है ना। ये तो ऊपर वाला आइडिया था, रफ वर्क में देख लो, है ना। देखो हम लोगों ने किरचॉफ लूप लॉ में क्या सीख रखा है। किरचॉफ लूप लॉ में हम लोगों ने अभी सिर्फ रेजिस्टेंस जो है उसी को यूज कर रहा हूँ। अगर ये एक रेजिस्टेंस है से R1, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है से R2, और फिर यहाँ अगर एक बैटरी लगा रखा है जिसका पोटेंशियल अगर V था, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर I करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था तो इस रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, इस रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, है ना। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक अगर V1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल ड्रॉप है अगर वो V2 है, तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ऐसे किए थे कि नहीं, है ना। तो इसमें फिर मैंने समझाया था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप, है ना, एड्स अप टू जीरो, क्लोज्ड लूप एड्स अप टू जीरो। तो ये कैसे होता था, तो ये मैंने कहा था कि ये तो भाई अपना जो सिंपल सा जो कंसेप्ट था कि एक लूप में ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है वो बैटरी था, और वो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कहाँ पर, कुछ इधर इस पहले रेजिस्टेंस में, कुछ सेकंड रेजिस्टेंस में। तो इसलिए सिंपली V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये सब कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सीखा हुआ है ना। लेकिन अब किरचॉफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो ऐसा नहीं बोलता था, वो बोलता था V माइनस V1 माइनस V2 इक्वल टू जीरो। यानी कि ये कौन सा रिलेशन है, तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, है ना, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप एड्स अप टू जीरो, है ना। तो ये जो रिलेशन था अब किरचॉफ का लूप लॉ का। तो इसमें देख लो, अब मैं तुम लोग को ये समझाता हूँ कि कैसे साइन को लिखा जाता है ना, ताकि आगे से बार बार और ये सब चीजों में माथापेची करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन कैसे लिया जाता है ना। देखो जब भी आप लूप लोगे ना, है ना, हमेशा आपने जो करंट कंसिडर किया है उस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, उस डायरेक्शन के अलोंग चलते चलना है ना। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो इससे क्या होगा, आगे अगर कैपेसिटर जुड़ गया या इंडक्टर, है ना, कुछ या तुम्हारा कॉइल, ये सब जुड़ जाता है, हर जगह पे आइडिया सिमिलर रहता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता था, याद आ रहा है ये आइडिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा दे दिया, है ना। अब बताओ ए से अगर आप बी मूव करते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ए से अगर बी मूव करते हो तो क्या आपका पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, है ना। याद करो तो हम लोगों ने, जब हम लोगों ने ये पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब देखा था उस वक्त का आइडिया सब था ये उस वक्त मैंने बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे रहते हैं, है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे रहते हैं। और याद करो फिर बताया था कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, है ना, पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है, ये मैंने समझाया था। तो एग्जैक्टली वही आइडिया को अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, तो देखो ए से बी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई रहा है, यानी कि अगर ए से बी में जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होता था, ड्रॉप करता था। ये सारी चीजें अगर आप लोग भूल चुके हो तो वापस एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नोट्स में देख लेना, है ना, वहां पर ये सारा चीजें बहुत अच्छे से हम लोग किया था। ये टॉपिक था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो चलो अब मुझे ये बताओ, अब देखो ए से बी अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ए से बी अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दे, मतलब ए पे अगर मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दिया, तो दिस इज एनी पॉजिटिव चार्ज, और इसको मैंने छोड़ दिया, क्या करेगा ये, क्या चुपचाप बैठा रहेगा, है ना, बिल्कुल नहीं, है ना। ये क्या करेगा, ए से बी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो इसको भी एक फोर्स मिलेगा, कौन से डायरेक्शन में, वही राइटवर्ड डायरेक्शन में, क्यू ई हम जानते हैं। और ये फोर्स के कारण ये चार्ज जो है किधर मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है मूव करेगा किधर, ए से बी के अलोंग ही मूव करेगा, यानी कि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, है ना, ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएगा, है ना। तो देखो अब इस पॉइंट पे ऐसे आते हैं, है ना, देखो ए से बी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन किधर होता है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल दो, है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का मोशन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का मोशन को ही तो हम करंट बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज के जो मोशन है ना, उसी डायरेक्शन में तो हम करंट को कंसिडर करते हैं। व्हाट इज करंट, करंट इज तो पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो dq by dt लिखते हैं या q by t लिखते हैं या डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखते हैं। वहां पे डेल्टा क्यू जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारे डिटेल्स अभी हम मंडे के क्लास से फिर से देखेंगे, है ना, करंट पे वापस मैं बताऊंगा अभी के लिए, है ना। तो हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत जो हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज करंट, इट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो करंट इसीलिए हम लोग हमेशा देखो कहाँ से लेते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेते हैं, है ना। तो अब मुझे ये बताओ
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है ना? तो बताओ मुझे करंट के अलोंग मूव करेंगे या करंट के साथ-साथ हम है ना करंट के अलोंग अगर मूव करेंगे तो भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, है ना? जरा देखो ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखो ए से बी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था और एक पॉजिटिव चार्ज Q है ना? एक पॉजिटिव चार्ज Q को अगर मैंने यहाँ पे स्पेस में छोड़ दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज का मोशन का डायरेक्शन हो गया, जो कि ए से बी के अलोंग ही है और ये भी किधर मूव करेगा? ए से बी के अलोंग। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी किधर होगा? तो करंट का डायरेक्शन भी तो आपका ए से बी ही होगा। ये तीनों चीज समझ लो अच्छे से, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना? पॉजिटिव चार्ज का मोशन का डायरेक्शन एज वेल एज करंट का डायरेक्शन, है ना? वो तीनों क्या होते हैं? वो सेम ही होते हैं, है ना? वो तीनों हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, चलो वो तो भाई हमारा जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा फोर्स का लॉजिक से जो हमने हमको पता है। अब पॉजिटिव चार्ज को अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा, ये तो पक्का है। और पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को हम करंट बोलते हैं। तो इसलिए करंट का डायरेक्शन में किधर होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है? तो देखो इससे हम एक क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम ए से बी मूव किए थे इन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। ठीक उसी तरह से करंट के केस में भी हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप ए से बी मूव कर रहे हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तब भी आपका पोटेंशियल क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, है ना? ये नेटवर्क सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। क्या बोले अभी हम लोगों ने कि अगर हम ए से बी अगर मूव करेंगे, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, तो उसी तरह से है ना हमारे करंट के केस में भी अगर हम ए से बी मूव करेंगे तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा अगर वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हम जाते हैं। ठीक है? बोलो क्लियर है? फिगर देख लो नीचे वाला फिगर, ठीक है? तो ए से बी के अलोंग हमको मूव करना है, ध्यान रखना। तो ए से बी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, है ना? ए से बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हो गया, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन भी हो गया, एज वेल एज आपका करंट का डायरेक्शन भी हो गया। तो इसी कारण से हम इस चैप्टर में भी, है ना, जो नेटवर्क वाला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं कि अगर हम करंट के अलोंग मूव करेंगे, पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप करेगा, ठीक है? और वही चीज देख लो किरचॉफ के इस रिलेशन में हम उसको रीड कर सकते हैं। किरचॉफ का जो ये रिलेशन है, जिस रिलेशन को हम ऐसे बोलते थे ना कि भाई ये v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 है ना? जो रिलेशन और उसी को रीअरेंज कर दिया, तब टर्म लेफ्ट साइड ले लिया तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एड्स अप टू 0 ऐसा हम बोल सकते हैं। तो v माइनस v माइनस v इक्वल टू 0 ये हो गया, है ना? अब लेकिन यहाँ पे ये माइनस साइन क्यों लिख रहे हैं, है ना? तो उसका लॉजिक हम ये जो अभी भी कंसेप्ट हमने अभी अभी देखा उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। और वो क्या था कि अगर हम करंट के अलोंग मूव करेंगे, है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। और ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, एक्चुअली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले पढ़ रखे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करोगे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर मूव करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। इन सिमिलर फैशन अगर आप करंट के अलोंग मूव करोगे पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ठीक है? वही लॉजिक जो है अगर आप यहाँ पर इस नेटवर्क में देखोगे तो इस नेटवर्क में आपको दिख रहा होगा। तो देखो ये नेटवर्क स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका लूप जो नेट ये जो नेट लूप वाला नेटवर्क है उसको स्टार्ट करने का सबसे अच्छा पोजीशन कौन सा? ये एंड है ना? ये एंड जो मैंने डॉट दिखा दिया। तो ये एंड से स्टार्ट करो और बैटरी को कंसीडर करो और फिर वापस इसी एंड पे आ जाओ, है ना? तो कैसे रेट किया जाएगा? देखो यहाँ से इस एंड से स्टार्ट किए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब भाई नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो या नेगेटिव, है ना? जीरो या नेगेटिव, है ना? और पॉजिटिव टर्मिनल का तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव आप जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि बढ़ रहा है ना? ध्यान से क्या बोला मैंने? बैटरी का, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप मूव करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप घटा, है ना, कि बढ़ा, है ना? तो ऑब्वियस है, देख लो इस पोजीशन पे पोटेंशियल नेगेटिव बोलोगे या जीरो बोलोगे, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल क्या हो रहा है? तो बढ़ेगा, है ना? पोटेंशियल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो दैट्स व्हाई बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको V पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, है ना? ये V पॉजिटिव लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या था या पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? V1 मार्क कर रखा था, है ना? V1 लिख दिया। लेकिन आप जानते हो आप करंट के अलोंग जा रहे हो, तो करंट के अलोंग जाओगे तो V1 जो पोटेंशियल है ये बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छी तरह जानते हैं कि करंट के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, है ना? तो दैट्स व्हाई V1 का साइन क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। इन सिमिलर वे R2 के अक्रॉस भी करंट जो था, है ना, R2 के अक्रॉस भी जो करंट था उसके करंट भी एक पोटेंशियल ड्रॉप जिसको हमने V2 ले रखा है उसका भी साइन क्या होगा? नेगेटिव।
इस तरह से हम नेटवर्क को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देख लो कैसे स्टडी किया, फिर से यहाँ से एक लूप है ना कंप्लीट किया और वापस यहीं पे आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले बैटरी मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, टर्मिनल पहले हमको मिला। तो इस तरह नेगेटिव से पॉजिटिव मिलता है तो पोटेंशियल क्या हो रही है, तो पोटेंशियल राइज किया है ना, तो इसलिए प्लस भी लिख दिया। फिर उसके बाद R1 आया, तो R1 में हम पहले से बोल ही रहे हैं कि R1 में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। क्यों करेगा, कि भाई यहाँ पर करंट अगर करंट अगर I था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IR1। तो अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है तो IR1 ड्रॉप होगा, तब रिमेनिंग यहाँ बचेगा, है ना, इस तरह का लॉजिक। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -V1 एंड सिमिलर वे में यहाँ पे -V2। ठीक, तो चलो अब लूप को हम रिप्रेजेंट कर, लूप को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर, लूप के इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो ये फिगर है ना, तो ये फिगर अगर आप लोगों ने बना लिया है तो चलो इसका ये बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशंस बनाने के लिए बार बार मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पेज में रहता तो ठीक था, पर ठीक है चलो जितना हो सके थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो आई होप ये आइडिया आप लोग को क्लियर हुआ, मैथमेटिकल आइडिया जो था। अब आगे का पार्ट, तो चलो अभी तुमको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना देखो हमारे पास इस लूप के है ना दो बस इक्वेशन हमको बनाना है, क्योंकि हमारे पास एक I और I1 है ना, या मोस्टली I1 ही अननोन था। तो हम बस दो ही इक्वेशन बना करके हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो लूप कौन सा लूप है ना, ये नीचे वाला एक लिख सकते हो, मतलब ये वाला बीच में, या एक इसको भी ले सकते हो, है ना। देखो अब इसमें पॉइंट ये आता है कि चूंकि हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड में देख लो, ये V इक्विवेलेंट या सॉरी V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना, ये रेशियो हमको चाहिए। इस रेशियो को चाहे हमको ये रिक्वायर्ड है, तो इसलिए V वाला टर्म तो हमको मस्ट रखना ही होगा, कैपिटल I वाला टर्म भी हमको मस्ट रखना होगा, है ना। मतलब ऐसा मैं कोई टर्म, मैं ऐसा कोई लूप यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ जहाँ पे V या I ना हो। इसलिए मुझे क्या करना है, एक ऐसा इक्वेशन तो लेना है जिसमें V इन्वॉल्व है, यानी कि ये V इन्वॉल्व है ये वाला, है ना। तो चलो एक लूप ये वाला ले लेते हैं, ऐसे है ना, बड़ा वाला लूप, है ना। तो देख लो बड़े वाले लूप में, ठीक है, यहाँ पे लूप का नाम नहीं दे रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ फिगर से दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ा वाला लूप जो दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला, इस लूप को अगर हम कंसिडर करेंगे सबसे बड़ा वाला, इस लूप में देख लो, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे अभी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा बैटरी बी, है ना, टू नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल ड्रॉप या सॉरी पोटेंशियल इंक्रीज किया है तो इसलिए प्लस डी गया, फिर यू आया, और फिर यहाँ पर हमारा I1R है ना, फिर हमारा -I1R, फिर यहाँ पर फिर ये करंट के अलॉन्ग ही जा रहे हैं, पर अब की बार करंट इस ब्रांच में कितना था, I-I1, दैट्स व्हाई यहाँ पे I-I1 इंटू ट्वाइस है ना, बट ये भी पोटेंशियल ड्रॉप ही करेगा क्योंकि करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो इस तरह से है ना। सो V -I1R माइनस ऑफ I-I1 इंटू ट्वाइस आर, है ना, और यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ और वापस आ गया। सो दिस ऑल एड अप टू 0। पहला इक्वेशन को समझने की कोशिश करो और लूप को देखते देखो, पहला मैंने बड़े वाले लूप को कंसीडर किया, बड़ा वाला लूप, और बड़े वाले लूप को अगर कंसीडर करोगे तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है R है और नीचे की तरफ तुम्हारा ट्वाइस R है ना, और ये बैटरी भी, बस ये तीन ही तो एलिमेंट है, R ट्वाइस R एंड B। तो लिख देते हैं यहाँ से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, पहले बैटरी का नेगेटिव फिर पॉजिटिव प्लस B, फिर उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, भाई करंट I1 जा रहा था तो I1 इंटू R, है ना। यहाँ पर दूसरा जो रेजिस्टेंस है ट्वाइस R, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करंट कितना है I-I1 और रेजिस्टेंस कितना है ट्वाइस आर, तो I-I1 इंटू ट्वाइस आर, ये हो गया हमारा। और फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, सो वो माइनस माइनस साइन के साथ, है ना, दिस एड्स अप, ऐड करके जीरो कर दिया। तो ये किरचॉफ के लूप के अकॉर्डिंग जो हमको रिप्रेजेंट करना था। तो लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास v माइनस, है ना, v माइनस I1R माइनस ऑफ I-I1, इसको ओपन करते हैं तो ये माइनस I इंटू ट्वाइस आर, है ना, तो ये बन गया माइनस ऑफ 2IR, और फिर ये माइनस माइनस प्लस था, माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 टाइम्स ऑफ
माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई वन आर। देख लो एक आई वन आर यहाँ पर है और एक आई वन आर यहाँ पर भी, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस ये आई वन आर है ना, और ये ट्वाइस आई वन आर कट गया, मतलब एक कट गया तुम्हारा, कितना बच गया, एक प्लस आई वन आर बचेगा, प्लस आई वन आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई आर इज इक्वल टू, ये बन गया अपना पहला इक्वेशन। ठीक है, और देखो इसमें हमारा बी और आई का टर्म होना चाहिए था, वो है। ठीक है, अब कोई एक दूसरा लेना है हमको, है ना। अब दूसरा तुम्हारी इच्छा, एक बी हमको लेना मस्त था, अब दूसरा तुम्हारी इच्छा, भाई तुम कौन सा चूज करना चाहो, ये तुम चूज कर सकते हो, है ना। तो देखो अब दूसरे के लिए, है ना, छोटा वाला भी ले सकता हूँ, है ना, ये भी ले सकता हूँ, है ना, ज्यादा बेटर है। बड़ा वाला लोगे तो फिर जैसे कोई लेगा ये बड़ा वाला ऐसा करके, ये सब लेके कोई अब मतलब का नहीं है ना। अब सीधा छोटा छोटा वाला देख लो, छोटा वाला चलो इसको ले लेते हैं, है ना, ये वाला। अब इसमें कैसे लिया जाएगा वो टेक्निक में समझो। ठीक है, इस छोटे वाले लूप, अगर इस छोटे वाले लूप जो दिख रहा है फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में, चलो उसको लेता हूँ, और यहाँ पर दूसरा लूप, अब यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैटरी उटरी तो है नहीं, बैटरी रहता है तो नेगेटिव वाले एंड से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर रहता है, यहाँ तो बैटरी है नहीं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहीं से स्टार्ट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो इसके अक्रॉस हमारा पहले से दिख ही रहा है, करंट के अलोंग हम जाएंगे ऐसे, है ना, फिर यहाँ से करंट के अलोंग जाएंगे, है ना। लेकिन हमको चूंकि लूप बनाना है, तो लूप ऐसे ऐसे करके फिर मैं इधर तो नहीं जा सकता, मुझे वापस घूम के कहाँ आना है, यहीं पे आना है। तो देखो तब कैसे लिखा जाएगा, तो देखो सबसे पहले तो तुम्हारा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो था आई वन इंटू आर, है ना, ये तो हो ही जाएगा आई वन इंटू आर, बट साइन क्या लिखोगे, माइनस, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होता है। फिर ये एक आई टू आया, है ना, तो आई टू के अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप जो था माइनस आई टू आर, है ना, क्योंकि यहाँ से करंट हमने कंसिडर किया था आई टू, और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस था, मतलब रेजिस्टेंस था आर, तो इस एंड से लेके इस एंड तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, है ना, यानी कि आई आर आई टू आर, ये आई टू आर। साइन माइनस क्यों लिया, वही किरचॉफ का जो लॉजिक था कि अगर हम करंट के लॉन्ग जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, माइनस आई टू आर हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाए, है ना, अब देखो यहाँ से मैं यहाँ अगर आऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे लूप बनाना है, तो यहाँ से यहाँ आऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यही मेरा काम था। लेकिन देखो जब मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा, बीच में ट्वाइस आर रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप तो हो ही रहा है, क्योंकि इससे करंट कितना जा रहा था, इससे करंट आई माइनस आई वन जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना था, ट्वाइस आर। तो चलो पहले लिख देते हैं, तो करंट था तुम्हारा आई माइनस आई वन इंटू ट्वाइस आर, है ना, सो आई माइनस आई वन इंटू ट्वाइस आर, तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ट्वाइस आर रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल आया, है ना। लेकिन अब इसका साइन प्लस लें कि माइनस लें, है ना। अब देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि करंट के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करेगा। तो बताओ करंट के उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, है ना। तो नेचुरली करंट के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल अगर ड्रॉप करता है, तो करंट के ऑपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल राइज करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इस फिगर में देख लो, है ना, देखो यहाँ पे तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बना के दिखाया था कि ए से बी अगर जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। उल्टा बोलो तो फिर बी से ए मूव करोगे तो क्या बोलोगे, तो बी से ए जाओगे तो पोटेंशियल राइज करेगा। एक्जेक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पे देख लो, है ना, कि अगर यहाँ पर ए से बी के अलोंग जाओगे, है ना, तो ये चार्ज के मोशन का डायरेक्शन है, तो यही करंट का डायरेक्शन भी हुआ, इस डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप करेगा। उल्टा आ जाओ, है ना, तो बी से ए आओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल राइज करेगा, ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर रिप्रेजेंट फाइनली कर रहे हैं। तो देख लो हमारा यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, सो करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ट्वाइस आर, क्या है ना। लेकिन साइन क्या लेंगे, तो साइन यहाँ पे प्लस लेंगे ना कि माइनस, है ना, क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, ऐसे देखो करंट का अपोजिट है और यहाँ पहुंच गए, और फिर यहाँ से यहाँ, अब बताओ यहाँ पे इस ब्रांच में तो यहाँ पूरे बोले इस पार्ट में तो कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो हमारा लूप कंप्लीट हो गया और कोई एलिमेंट नहीं था, बस खत्म। दिस फाइनली एड्स अप टू जीरो। अब दो इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट करना था वो कर लिया, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देख लो हमारे पास दो इक्वेशन जो चाहिए था, ये दो इक्वेशन हमने पा लिया। फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया जिस तरह से, उसी तरह से सेकंड थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देख लो यहाँ पे माइनस आई वन है ना, माइनस आई वन आर माइनस ऑफ आई टू आर, है ना, और ये जो वैल्यू प्लस के टर्म पे इसको ओपन करो, तो प्लस ऑफ ये टू टाइम्स ऑफ, है ना, आई आर, टू टाइम्स ऑफ आई आर, और ये माइनस ऑफ कितना आई वन इंटू टू आर, है ना, यानी कि टू टाइम्स ऑफ आई वन आर
इक्वल टू 0, ठीक। और यहाँ पे कुछ एडअप हो रहा है, देखो ये माइनस आई वन आर है और ये भी माइनस टू टाइम्स ऑफ आई वन आर है, और I2 जो टर्म था अब इसको हटाना है ना। अब देखो मैं थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था कि देख लो यहाँ पे I2 अगर रह जाता है ना, तो हमारा एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ता है या लूप और जरूरत पड़ता है, तो इसको हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया था। बताओ इस I2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते थे। I2 की जगह पे देखो तुम लोगों ने लिख रखा है कि है ना 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया था। ये I2 की जो वैल्यू है ना, I2 की जो वैल्यू है इट इज 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस, ये चीज हम यहाँ पे बिठा देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I इंटू R, है ना। और बाकी टर्म को प्लस 2 टाइम्स ऑफ IR माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 R इक्वल टू 0। तो फिर फाइनली आपका ये ओपन करो तो कितना बन रहा है ना, ये I1R है, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1R, और यहाँ पे भी एक माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1R, कितना हो जाएगा माइनस I1R माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1R और एक माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1R, हो जाएगा ये माइनस 5 टाइम्स ऑफ I1R, है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1। और फिर IR वाला टर्म देख लो, ये प्लस 2 IR है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो गया, तो ये IR है ना, और एक ये 2 IR है ना, कितना हो जाएगा ये 3 IR प्लस 3 टाइम्स ऑफ IR इक्वल टू 0। देख लो तुम्हारा आर आर जो है ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, और अगर आर आर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 5i, है ना, इन दोनों को रीअरेंज कर लो, तो 5i1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ i, यानी कि i1 जो टर्म था ये तो हमको नहीं चाहिए था, हमको तो i चाहिए था, तो हेंस फाइनली i1 के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 3i अपॉन 5, है ना। तो ये दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। चेक कर लो जरा एक बार, देख लो सब वैल्यू सही से हमने लिखा कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन तो सही है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था टर्म। सेकंड इक्वेशन में थोड़ा लंबा लंबा थोड़ा टर्म दिख रहा है, तो ये I1R माइनस I2R और फिर यहाँ पे I माइनस I1 इंटू 5, सही है। और इसमें तुम्हारा जो I2 था, I2 के जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया था 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I, और फिर सिंप्लीफाई किए तो ये माइनस I1R माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 इंटू R, और फिर यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1R 5i1R, और यहाँ पर फिर ये हो गया तुम्हारा ट्वाइस आया, ये माइनस माइनस प्लस है ना, सो 3 आया, ठीक है। तो चलो ये तुम्हारा दो इक्वेशन निकल गए, है ना। अब क्या करना है ना, I1 की जगह पे है ना ये जो वैल्यू है 3i/5 बिठा दो, और बिठाने के बाद फिर क्या करना है, तो बिठाने के बाद इसको आपको सॉल्व करना है, और किस तरह से सॉल्व करना है कि आपका रेशियो निकले, कौन सा रेशियो, b/i का रेशियो। तो चलो फाइनल स्टेप में पहुंच, बस इतना ही इसका सॉल्व करना था, और तो फाइनल स्टेप में इसको लेके आओ। Now from फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस दोनों ले लिया, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या क्या चीज हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख लो। I1 के जगह पे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3i/5, रिप्लेस कर दो, है ना। तो v प्लस है ना I1R की जगह पे अपन लिख सकते हैं 3i/5, 3i/5 r हो गया हमारा, और फिर था हमारा I1R माइनस 2i माइनस 2i इक्वल टू 0, आ गया हमारा फाइनल। b प्लस 3i/5 r, है ना, माइनस 2i r इक्वल टू 0, और फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास ये बन गया b, है ना, और ये आप दोनों एड अप हो जाएगा, है ना। ये था तुम्हारा 3ir/5 माइनस 2ir, है ना, एंड इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, यहीं पे कर लेते हैं फिलहाल, या चलो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर, तो ये आ गया आपका माइनस 2ir, तो ये प्लस 2ir, और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3ir/5, और फाइनली एलसीएम कितना 5, है ना, और ये आई आर कॉमन लेके बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया 10, है ना, उठा तो नीचे एलसीएम 5 ले रहा हूँ, है ना, तो ये आ गया 10 माइनस यहाँ पे 5 है तो 3, है ना, 10 माइनस 3 आया, तो ये e इक्वल टू, है ना, 10 माइनस 3 कितना आएगा 7, तो 7/5 आई आर
ये हमारा रिलेशन है ना। अब मुझे इसमें क्या निकालना था, मुझे तो आर इक्विवेलेंट निकालना था। तो नाउ है ना आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू है ना, कौन सा रिलेशन होता था, तो रिलेशन होता था आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो से v इक्वल टू आई आर होता था है ना। तो v बाय आई इज द है ना रिलेशन फॉर आर इक्विवेलेंट। v बाय आई का रेशियो, v बाय आई का रेशियो बना लो। तो v बाय आई का रेशियो बनाओगे तो बचा कितना, बचाएगा आपका ये आई इधर नीचे चले ले जाओ है ना, तो फिर 7/5 आर आगे आंसर है ना। तो बोलो ये क्या टेक्निक आप लोग समझ में आया कि देखो होता क्या है, आपके पास जब कोई नेटवर्क जिसको आप सीरीज या पैरेलल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो है ना, तो आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का एकमात्र तरीका है और वही किरचॉफ का लूप है ना। ये भी एक टेक्निक था, इस तरह से हम सिंप्लीफाई किए है ना। इसमें क्या मेन टारगेट था है ना, मतलब मेन कैसे मतलब स्टेप्स हमने लिए तो वो देख लो दोबारा फिर से आइडिया को, ठीक है। देखो हमारे पास इस तरह से एक नेटवर्क था, इस नेटवर्क में ये आर ये ट्वाइस आर है ना। देखो ये अलग भी हो सकता था, ये ट्वाइस आर ना होकर के 3r हो जाता तो इक्वेशंस एक्चुअली बढ़ जाता है ना। तो मैं थोड़ा सा पहले तुम लोग को सिमेट्री भी दिखाना चाहता था कि इक्वेशंस को कैसे सिमेट्री इक्वेशन को किस तरह से लिया जाता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को मिल सकता है नेटवर्क में जहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है अलग अलग होगा। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली हम जो अभी कंसेप्ट लगा रहे थे है ना, उस तरह का हम नहीं लगा पाएंगे। तो एनीवे अभी तो फिलहाल देख लो इस क्वेश्चन में आप समझ पा रहे होगे कि अगर हमारा आर ट्वाइस आर आर है ना, तो ऐसे केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था वो ये था कि बैटरी के कनेक्ट करने के बाद जब हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बैटरी के कनेक्शन के बाद जब करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आर से अगर आई वन ले रहा हूँ है ना, तो वही आई वन नीचे भी ले लेंगे। ट्वाइस आर से अगर आई माइनस आई वन ले रहा तो वही आई माइनस आई वन ऊपर ट्वाइस आर भी ले लेंगे है ना। तो ये लॉजिक रहता है ना, क्योंकि भाई जितना करंट घुस रहा है उतना तो निकलना ही निकलना, और जिस रेशियो में डिवाइड हुआ है तो रेजिस्टेंस अगर उलट जा रहा है तो उसके इन्वर्टेड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, बस ये बोल दो है ना। तो वही चीज यहाँ पे था। तो हेंस इससे हम क्या मिल सकता है, तो इसे कर लेने से हमको है ना एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हम सिर्फ दो इक्वेशन में ही हम सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो आई टू की वैल्यू है ये हम निकाल सकते हैं पहले से है ना? तो आई टू की वैल्यू को यहाँ पे हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो आई टू की वैल्यू तो जो है वो हम जंक्शन रूल लगा कर फाइंड आउट किए। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी एक जंक्शन पे नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आई माइनस आई वन प्लस आई टू है ना। तो ये आ रहा था और आउटगोइंग करंट आई वन है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो आई टू की वैल्यू टू आई वन माइनस आई, जो आपने अभी भी देखा कि नेटवर्क में डाल दिया तो थोड़ा सा सिंपल हो गया। फाइनली लूप को कैसे रिप्रेजेंट करें है ना। तो देखो लूप को रिप्रेजेंट करते हुए ये मैंने कंसेप्ट आप लोगों को दिया है ना। देखो कि कई सारे बुक्स में ना, इनफैक्ट एच वर्मा में भी है ना, इस कंसेप्ट को कभी कभी ऐसा भी लिया जाता है। देखो ये जो कंसेप्ट है चूंकि तो इक्वेशन है ना, और अगर ये इक्वेशन बना प्लस बी माइनस बी वन माइनस बी टू अगर जीरो है तो मैं ऐसा भी उलट के लिख सकता हूँ, अगर कैसा नहीं लिख सकता हूँ माइनस बी प्लस बी वन है ना प्लस बी टू इज इक्वल टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं है ना। तो यस ये भी लिख सकते हैं। तो किसी किसी बुक में है ना आप देखोगे ये रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है ना। लेकिन इससे क्या होता है, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ है ना, तो मैंने ये फील किया कि कई बार क्या होता है कंफ्यूजन कभी कभी अराइज होता है। तो स्टिक टू बेसिक्स है ना, एक ही फॉर्म में रहो है ना ज्यादा अच्छा है। इसमें कौन सा फॉर्म मैंने समझाया कि भाई देखो अगर आप ए से बी मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हो, ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाना हुआ तो हम एक चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करता है। ठीक उसी तरह से करंट के लिए भी वही कंसेप्ट है कि अगर आप ए से बी करंट के अलोंग जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। बी से ए आए तो पोटेंशियल क्या होगा, राइज करेगा है ना। बस ये चीज ध्यान रखना। और ये मैं कैसे रिप्रेजेंट कर लिया था, क्योंकि देख लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है वही तो डायरेक्शन है करंट का। तो इसी कारण से हम करंट के अलोंग जो डायरेक्शन जो मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन का डायरेक्शन है उसको हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं, और एज वेल एज उसी को हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन लेंगे जब हम कंडक्टर के अंदर अभी ड्रिप वेलोसिटी वगैरह मंडे से देखेंगे। ड्रिप वेलोसिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना जो कंडक्टर के अंदर होता है की वेलोसिटी है ना, ड्रिप वेलोसिटी इसी को कहा जाता है। तो वो वेलोसिटी वगैरह हमको स्टडी करना है, उसके ऊपर कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी फंसे हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको भी देखना है, सीबीएसई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और किस तरह के हैं वो मंडे से देखेंगे। देखिए आई होप ये आइडिया आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ पर है ना, कि हमारा पहले तो जंक्शन रूल इस तरह से यूज कर लिया, और अब किरचॉफ का जो लूप लो है वो कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ। किरचॉफ का लूप लो में मैंने ये यूटिलाइज किया था। लूप को देखते हुए देखिए, देखिए यहाँ पर जो लूप था पहला लूप कौन सा लिया मैंने, बैटरी को कंसिडर किया है ना। और बैटरी को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमारा रिलेशन जो था सर या जो सर्किट था
इस सर्किट को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूँ, जिसमें टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो अगर ये आर इक्विवेलेंट ले लिया तो इस सर्किट में हमारा जो करंट और पोटेंशियल का जो रेशियो है, यानी कि V बाय I का जो रेशियो है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट। यानी कि मैं किसी तरह से इस सर्किट को, बड़े वाले सर्किट को सॉल्व करूं और सॉल्व करके वहां पर बस V बाय I का रेशियो निकाल दो। दिस इज द टेक्निक। तो फिर V बाय I का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो बैटरी लगा दो, लूप बनाओ, है ना। अब लूप कैसे कैसे लेंगे, तो लूप लेते वक्त सबसे अच्छा ये होता है कि पहले एक बार बैटरी वाला लूप को कंसीडर कर लो, है ना। और सबसे बड़े वाले लूप को मैंने यहाँ पे ले लिया। सबसे बड़े वाले लूप में अब कैसे कैसे लेंगे, तो भाई ये था कि भाई एक एंड से आप स्टार्ट कर दो, मूवमेंट चालू कर दो, और वैसा अच्छा रहता है कि करंट के लॉन्ग चलो, है ना। तो करंट के लॉन्ग जा रहा हूँ, तो करंट के लॉन्ग जा रहा हूँ। अब लेकिन देखो बैटरी के अंदर अगर बोलोगे तो यहाँ पर ये करंट का ये कंसेप्ट यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले आप पॉजिटिव प्लेट पा रहे हो, पहले नेगेटिव प्लेट पा रहे हो, फिर पॉजिटिव प्लेट पा रहे हो। तो ये एज ए होल एक पूरा बैटरी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते करंट के अलॉन्ग जा रहे हो। यहाँ पे तो ये अलग कंसेप्ट होगा, क्योंकि बैटरी को आप जानते हो नेगेटिव का एक अपना पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव का अपना एक पोटेंशियल होता है, तो तभी जाके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो बैटरी के केस में वो अलग है। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर क्या लिए कि नेगेटिव से पॉजिटिव मूव किए, तो इसलिए बैटरी के लिए प्लस 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 भी, ठीक है ना। बाकी रेजिस्टेंस में ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है, करंट के अलॉन्ग जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो इसलिए पहला आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था I1R, पर सिंस नेगेटिव क्यों, चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो था ट्वाइस आर, इसके क्रॉस करंट था I माइनस I1, तो इसके क्रॉस, है ना, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR, तो I माइनस I1 एंड रेजिस्टेंस इज ट्वाइस आर। क्या ये वैल्यू है ना, लेकिन ये भी ड्रॉप कर रहा है पोटेंशियल, तो इसलिए माइनस। एंड फाइनली इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और तो लूप में कुछ था नहीं, सो एड्स अप टू 0 हो गया। और इसको सिंपलीफाई कर लिया। नेक्स्ट लूप मैंने हमको ये भी अंदर में ले लिया छोटा सा, मुझे बड़ा लूप लेने की जरूरत नहीं, छोटा सा। छोटे लूप में मैंने ये फर्स्ट लूप को लिया, तो फर्स्ट लूप में क्या था, यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ उल्टा, है ना। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से हमें तो इजी था, इसमें भाई पहले करंट के लॉन्ग है माइनस I1R, इस करंट के लॉन्ग फिर से जा रहे हैं तो माइनस I2R, है ना। बट अब की बार करंट का ऑपोजिट चला गया तो प्लस IR, तो प्लस IR में I क्या था, I माइनस I1 एंड रेजिस्टेंस क्या था, ट्वाइस R, है ना ये चीज। और फिर I2 की वैल्यू बैठा दिया, है ना, और फिर इसको सिंपलीफाई कर लिया, और सिंपलीफाई करके हमको I1 और I के बीच में रिलेशन मिल गया। और I1 और I के बीच में जहां रिलेशन मिल गया, मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। और आगे का जो बस था कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बिठाया कि भाई फर्स्ट इक्वेशन में I1 को हटाना है, तो इसलिए I1 के जगह पे ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। I1 की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में जो राइट किया हुआ था 3I/5R, है ना, ये आ गया आपका, ये 3I/5 I1 की जगह पे, और इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास फाइनली रिलेशन जो है ये फॉर्म आ गया, तो V इक्वल टू 7/5 IR। बट हमारा देखो V और I हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, तो इसलिए उसको हटाना भी है, तो इसलिए उसका रेशियो बना लिया, है ना। या R इक्विवेलेंट निकालना था, तो R इक्विवेलेंट इज V by I का रेशियो, तो V by I का रेशियो ले लिया, तो दिस बिकम्स 7R/5, है ना। तो देखो जहां कुछ काम नहीं आएगा, फिर चौक मतलब क्या बोलते हैं तुम्हारा सीरीज पैरेलल, और सीरीज पैरेलल का जितना भी मैंने तुम लोग को कंसेप्ट सिखाया, सिमेट्री, एसिमेट्री, है ना, या तुम्हारा इक्वल पोटेंशियल, हर जगह पे तुम्हारा कुछ ना अप्लाई तो आप कर ही सकते हो, है ना। लेकिन जहां कुछ भी नहीं एप्लीकेबल है ना, बस वहां पे एक ही तरीका है, और वो है किरचॉफ का लूप लॉ, जो अभी भी हमने देखा। बस इसी तरीके से फिर आपको बनाना रहता है, ठीक है। तो चलिए ये एक टेक्निक सिखा दिया नेटवर्क का। तो अब बताओ मुझे, अगर कैपेसिटर लोगे तो क्या करोगे, तो कैपेसिटर में भी यही करना रहता है, ठीक है। तो कैपेसिटर वाले नेटवर्क को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि आइडिया तो सिमिलर हुआ है ना, इसको एक बार तुम लोग ट्राई करके घर पे देखोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर उसका जो नेटवर्क है उसको जस्ट थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। तो कैपेसिटर के लिए आगे देखते हैं। चलिए कैपेसिटर में देखते हैं फिर से। यहाँ पर लेने का तरीका चार्ज का क्या रहता है इस चीज को, यहाँ पे करंट तो है नहीं, नेटवर्क बना दिया फिर से, दिस इज सी ट्वाइस सी, है ना, ट्वाइस सी एंड सी एंड आल्सो सी, ठीक है। कहा जा रहा है इस सवाल, इस नेटवर्क का फाइंड सी इक्विवेलेंट, है ना, फाइंड सी इक्विवेलेंट, है ना। देखो इस नेटवर्क का अगर सी इक्विवेलेंट निकालना है ना। अब देखो इसमें बैटरी तो हम लगा देंगे, है ना, बैटरी लगा करके हम सॉल्व हमको करना ही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है आपको जो समझना है कि यहाँ पे करंट तो रहेगा नहीं, क्योंकि करंट
मतलब ये जब हम इस तरह से जब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम एक्चुअली फुल्ली चार्ज कैपेसिटर यूज करते हैं, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है ना। ये जो हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर वगैरह जो देखे थे कि भाई उसमें चार्ज होता रहेगा, आउट टाइम में तुम्हारा इतना चार्ज हो गया, फिर टूट आउट टाइम में इतना हो गया, है ना। इस तरह से नहीं देखेंगे। इसमें क्या है कि हम ये एज्यूम करते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में ना भी बोले तो दिस इज ए स्टेडी स्टेट, मतलब कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज, ये एज्यूम किया जाता है। तो देखो, अगर इस तरह का एक नेटवर्क दे रखा है, और अभी अब दोबारा बताने की मुझे तो जरूरत नहीं है कि ये जो 2 पॉइंट्स है इनके पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करेगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये पांचों के पांचों कैपेसिटर का कुछ ना कुछ एक इक्विवेलेंट तो बनेगा। अब वो इक्विवेलेंट कैसे लिया जाए, है ना, मतलब वो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए। वन सेकंड, क्या है, बैटरी का कनेक्शन तो हमारा जरूरी है, तो वर्चुअल बैटरी कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर दिया वर्चुअल बैटरी, जैसे अभी किया था, या इमेजिन कर लो कि बैटरी कनेक्ट हो गया और बैटरी का पोटेंशियल जो था V, है ना। और बैटरी पिछले बार जैसे क्या दिया था, सप्लाई क्या किया था, करंट। रेजिस्टेंस के केस में यहाँ क्या सप्लाई कर रहा है, चार्ज, है ना। अब देखो, जितना चार्ज उसने सप्लाई किया, जितना चार्ज दिया नेटवर्क को, है ना, उतना चार्ज वो वापस भी लेगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर क्यू चार्ज छोड़ता है तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, क्यू चार्ज एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पर अगर हम क्यू चार्ज एंट्री कराए तो क्यू चार्ज यहाँ पर हमने एग्जिट भी करा, ठीक है, निकाल दिया इसको। बताओ, यहाँ पर ये जो क्यू चार्ज है, जैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखो, हमारे पास यहाँ पर अगर क्यू चार्ज अंदर गया तो बैटरी के पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट से जो कैपेसिटर के प्लेट जुड़े हुए हैं बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से, अगर इसमें मान लो Q1 एज्यूम करो, है ना, Q डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस Q1 में, तो बाकी इस वाले प्लेट में कितना आ जाएगा, तो Q माइनस वन रिमेनिंग, है ना। अब यहाँ से आगे तुम लोग खुद सोचो और बताओ, है ना। अगर यहाँ पे Q1 गया है ना, अब ये करंट का तो केस है नहीं, क्या होना चाहिए, सोच के देखो। देखो, अगर यहाँ Q1 गया है, ये तो नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस Q1। पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर के केस में ऑलवेज हमने लोगों ने क्या देखा था कि ओनली पॉजिटिव चार्ज जो रहता है उसी को आप रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि इक्वेशंस में वही काम आता है ना। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे, लेकिन हाँ, आपको पता रहना चाहिए कि एडजस्टेंट प्लेट में क्या डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस Q1, है ना। यहाँ Q माइनस Q1 आ गया तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इन ब्रैकेट Q माइनस Q1 आ जाएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर बाकी जो एलिमेंट्स है उनमें चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो देखो, वही जो सिमेट्री वाला पार्ट है ना, उसको पहले, उसी को पहले से, है ना। देख लो, अगर यहाँ Q1 चार्ज है तो इस वाले में कितना आना चाहिए, Q1। यहाँ Q माइनस Q1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q माइनस Q1। लेकिन कौन से प्लेट में, है ना, ये चीज देखो, ये दोनों टर्मिनल जो है ये तो नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना। और ये टर्मिनल्स पे पॉजिटिव आ जाएगा, कैसे पॉजिटिव आएगा, है ना। तो देखो, अगर ये Q1 अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज था तो इसमें कितना इंड्यूस करा देगा, नेगेटिव इंड्यूस करा देगा, माइनस Q1। और अगर यहाँ माइनस Q1 है तो ये क्या छोड़ेगा, ये प्लस Q1 छोड़ देगा, तो प्लस Q1 का कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। बोलो, लॉजिक समझ में आया, क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि देख लो, ओवरऑल इसी में हम बोलते हैं, क्योंकि ये जो प्लेट है ये तीन, है ना, ये आइसोलेटेड है। ये जो तीन प्लेट्स है, देख रहे हो कौन सा प्लेट, ये वाला प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर का, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट बैटरी से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं ना, है ना। और अगर बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है तो इनका नेट चार्ज ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो। बैटरी से अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो इनका नेट चार्ज ऑलवेज क्या होना चाहिए, जीरो। तो तभी इसका अगर Q1 है तो इसमें और इसमें क्या, इसमें अगर माइनस Q1 है तो बाकी इन दोनों का मिलाकर के प्लस Q1 हो जाना चाहिए, है ना। तभी हमारा ये माइनस Q1 और इन दोनों का मिलाकर के प्लस Q1 एड अप करोगे तो जीरो। ये लॉजिक है ना, जो कि जंक्शन का ही लॉजिक था एक तरह से, है ना। आप इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि भाई यहाँ से जैसे करंट अगर जा रहा था I1, तो यहाँ से जैसे तुम्हारा रिमेन चला गया कुछ, है ना, और यहाँ से कुछ चला गया, और जंक्शन के अबाउट तुम्हारा क्या था, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो उस तरह का लॉजिक यहाँ भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम के साथ तो करंट तो बनता है ना। या चार्ज अपन टाइम करोगे तो करंट ही बनता है। तो इसलिए वैसे ही लॉजिक यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ अपेयर होगा, है ना। तो देख लो, अगर यहाँ Q1 था तो लॉजिक से यहाँ भी इस कैपेसिटर में Q1 आना चाहिए, बट कौन से सरफेस पे Q1 आएगा, तो ध्यान देना, ये वाला सरफेस पे Q1 आएगा, इस वाले पे माइनस, ठीक है। तो अब इस पे आ जाओ, इस पे अगर Q माइनस Q1 था तो इस पे भी क्या आ जाएगा, Q माइनस Q1, बट कौन से सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे, है ना, ये लेफ्ट वाले सरफेस पे, लेफ्ट वाले सरफेस पे आ जाएगा Q माइनस Q1, और तभी इधर वाले में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ
ब्रैकेट Q माइनस Q1 ये आ गया। और इधर क्या आ जाएगा तो फिर भैया इधर तो अननोन है ना। हाँ, इधर कितना था, इधर था तुम्हारा माइनस माइनस Q1 है ना। और इधर क्या है, अभी तो फिलहाल अननोन है, लेकिन लेट्स से वो अननोन वैल्यू को अगर आप Q2 लिख दो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले नेटवर्क में करंट को हमने I2 लिखा था, तो अगर ये Q2 हो गया तो ये दोनों प्लस ये एड अप करके क्या होना चाहिए, जंक्शन का कंसेप्ट है जीरो, है ना। वही चीज देख लो, इस तरह से हम Q2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पहले Q2 की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो यहाँ पर देख लो, इस प्लेट पे माइनस Q1 था, माइनस Q1 है ना। इस वाले प्लेट पे Q माइनस Q1 है, तो प्लस Q माइनस Q1 इस वाले प्लेट पे Q2 है, सो प्लस Q2। तो ये सारे ऐड अप करके कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या ये स्टेप है सबको? ये स्टेप आई होप सबको समझ में आया होगा। फिर से चेक कीजिए, है ना। देख लीजिए, पहले ये Q1 है, तो यहाँ इंड्यूस चार्ज कितना आ गया था, माइनस Q1। और अगर यहाँ माइनस Q1 है तो सिमेट्री से मैंने कह दिया कि यहाँ पर Q माइनस Q1 आ जाएगा, ये सिमेट्री से, है ना। तो यहाँ पे Q माइनस Q1 और इसमें मैंने बोल दिया Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे। तो वही जैसे किरचॉफ का जंक्शन लॉ था, उसी तरह से यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन का रूल, है ना। चार्ज का कंजर्वेशन का रूल, जिसमें अगर यहाँ पे माइनस Q1 है और इसमें अगर Q माइनस Q1 है और इसमें अगर Q2 है, तो ये तीनों एड अप करने पर कितना होना चाहिए, जीरो। तो दैट्स व्हाई माइनस Q1 प्लस Q माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो। अब देखो तो Q2 की वैल्यू आ रही है, तो Q2 की वैल्यू कितना, तो Q2 की वैल्यू हो गया, ये सारे टर्म को राइट हैंड साइड भेज दो, तो माइनस Q1 टू टाइम्स ऑफ Q1, और माइनस था उधर चला गया तो प्लस हो गया, तो टू टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q, है ना। ये आ गया तुम्हारा रिलेशन। देखो तो बिल्कुल रिलेशन कुछ वैसे टाइप का हुआ कि नहीं, जैसे तुम थोड़ी देर पहले फिगर आउट किए थे। अब इसमें आता है कि अब किरचॉफ का लूप लॉ कैसे लिखा जाए, है ना, ताकि हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें, है ना। तो देखो, इसमें भी देख लो हमको क्या निकालना है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है ना। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए मैं इसको नोट वाले पार्ट में लिख दे रहा हूँ। सपोज कर लो ये जो नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट अगर सी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। ये जो नेटवर्क है, ये पूरा जो चारों पांचों कैपेसिटर है, चार इधर है ना, ये बीच में एक, तो ये पांचों जो कैपेसिटर है, इनका इक्विवेलेंट अगर सी इक्विवेलेंट होता है, तो इसको हमने तो बैटरी से जोड़ रखा है, तो लगा दी है बैटरी, भले वर्चुअल बैटरी था, इमेजिन तो कर ही रहे हैं, वर्चुअल बैटरी, और यहाँ से करंट गया था यानी कि चार्ज गया था क्यू, और यहाँ से क्यू निकल के आ गया था, है ना। ये चीज अब बताओ, तो यहाँ पर भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं एक रिलेशन, कि भाई सी इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा कितना, तो सी इक्विवेलेंट होता है क्यू अपॉन वी। तो सी इक्विवेलेंट होता था क्यू अपॉन वी, है ना। कि जो चार्ज होता था वो होता था सी इंटू वी। चार्ज होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, एंड हेंस सी एंड हेंस क्यू इज इक्वल टू सी इनटू वी, ये रिलेशन आ जाता था। तो इसीलिए सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, है ना, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। तो ये जो रिलेशन था तुम्हारा, अगर ये रिलेशन हम किसी तरह से निकाल दें, मतलब क्यू बाई वी का रेशियो निकाल दें, क्यू और वी का रेशियो निकाल दें, तो अल्टीमेटली हमको यहाँ क्या मिल जाएगा, सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले पाए थे। तो चलो वही चीज देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखो, हमारे पास फिर से लूप लेना है ना। अब यहाँ पर किरचॉफ का लूप लो कैसे लिया जाता है, वो चीज मैं तुम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। या तुम लोग एक बार कोशिश करोगे क्या, है ना। चलो एक बार कोशिश कर लो, 2 मिनट का बस टाइम दे रहा हूँ, एक बार कोशिश कर लो। नेटवर्क तो सबको क्लियर है ना, कि कैसा नेटवर्क था ये। अब देखो इसमें हम फिर से वही लूप ही लेंगे, है ना। तो मैं अब की बार सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ लूप जो है वो बना के दे रहा हूँ। और जैसे दो लूप हम लोग बनाए थे वैसे ही लूप लेंगे फिर से, ताकि सिमेट्रिकल दिखे थोड़ा सा। एक तो बड़ा वाला लूप इसको कंसिडर करते हैं, और फिर एक छोटा वाला लूप अंदर कंसिडर करते हैं। देखो कैसे लिया जाएगा ये समझ में। देखो, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव वाले एंड से। तो यहाँ से ऐसे मूव किया है ना, ऐसे मूव किया। तो अभी भी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो करंट के अलॉन्ग ही जा रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि देखो जब चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा होगा, करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा ना। देखो क्यू का जो डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। और इसी कारण से हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है वो प्लस बी, है ना। फिर यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ देख लो चार्ज कितना है, Q1 है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, Q1 बाई सी, ठीक है। याद आ गया, Q1 बाई सी। फिर इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस आ जाएगा चार्ज कितना था, Q माइनस Q1, तो चार्ज था Q माइनस Q1,
Q माइनस Q वन बाई टू सी, ये हो गया तुम्हारा। तो Q वन बाई सी, फिर Q माइनस Q वन बाई टू सी। लेकिन साइन क्या लगाओगे, है ना? तो देख लो, ध्यान देना, इस प्लेट से अब इस प्लेट की तरफ मूव करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जाने हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, है ना? फिर उसके बाद इस प्लेट से इस प्लेट जा रहे हो, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जाना हुआ, पोटेंशियल फिर से क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो देखो ये आइडिया जो देख लो, अब कॉमन कॉमन लग रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और करंट में भी हमने जो किया था अभी भी, करंट के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। सिमिलर फैशन में ये वही उसी तरह से b माइनस क्यू वन बाई सी माइनस क्यू वन, एंड इस फिर उसके बाद इस पॉइंट पे आ गया और इस पॉइंट पे आ गया, मतलब ये पॉइंट, दिस एड्स अप टू जीरो। ठीक है, बन गया ये आपका पहला क्वेश्चन। तो चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले इसको, है ना? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ पे आपका v, देखो यहाँ पे एक माइनस क्यू वन बाई सी है और यहाँ पे एक हमारा माइनस माइनस प्लस, है ना? ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस क्यू वन बाई टू सी, है ना? मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए कितना आपका, एक आ जाएगा माइनस क्यू वन बाई सी यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस प्लस क्यू वन अपॉन सी, है ना? ये सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस क्यू वन अपॉन टू, ठीक है, वन अपॉन टू से, और इनको अगर हम ऐड करते हैं, एलसीएम तो हमारा कितना है, सी है, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ क्यू वन प्लस वन, है ना? यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस टू क्यू वन प्लस क्यू वन, सो माइनस क्यू वन अपॉन, यानी कि ये टर्म और ये टर्म ओपन करोगे, है ना? तो इन दोनों का काट पीट के रह जाएगा माइनस क्यू वन बाई सी का माइनस क्यू वन बाई सी का माइनस ऑफ क्यू वन बाई टू सी, ऐसा ही रह जाएगा। तो माइनस क्यू वन बाई ये रहेगा, माइनस क्यू वन बाई टू से रह गया, और ये ओपन करोगे तो कितना बचा, तो माइनस क्यू अपॉन जीरो, ठीक है, ये बच रहा था हमारा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ठीक। उसके बाद दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, अंदर लूप ले लो फिर से एक छोटा सा, है ना? छोटा वाला एक लूप ले लो। तो चलो जैसे थोड़ी देर पहले लिए थे, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूम फिर के फिर से यहाँ पे आ जाए। तो देखो ऐसे जाने में दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। दिक्कत यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पर आप जा रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन रिकॉल करो जैसे करंट के केस में किए थे, बस वही चीज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना? तो बैटरी का पहले पॉजिटिव प्लेट, है ना, फिर नेगेटिव प्लेट, तो पोटेंशियल ड्रॉप किया माइनस वन बाई सी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे जाकर के यू आ रहे हैं, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप किया, सो माइनस ऑफ क्यू टू बाई सी, है ना? और फिर फाइनली यहाँ से यहाँ पहुंच गए और यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो था क्यू माइनस क्यू वन अपॉन टू सी, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो इस वाले प्लेट पे क्या चार्ज स्टोर होगा, पॉजिटिव, इस वाले प्लेट पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से यहाँ पर है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पर आप आ रहे हो उल्टा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, यानी कि पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा, है ना? तो ये कंसेप्ट इस तरह से था, पोटेंशियल राइज किया, इसलिए प्लस, फाइनली यहाँ पर आ गया, और यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट है नहीं, यहाँ से अभी कोई एलिमेंट नहीं है, एंड एड अप टू, समझ में आ गया ये आइडिया, है ना? आगे इसका कंटिन्यूएशन में दूसरा पॉइंट, है ना? देख लो, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हमारा ये माइनस की वन बाई सी है, और एक यहाँ पर माइनस की वन बाई टू सी, है ना? माइनस की वन बाई सी है, और यहाँ पर है कितना, ये फिर हम लोग एडअप कर लेते हैं, है ना? सो माइनस की वन बाई सी, और यहाँ से हमारा प्लस माइनस माइनस, पेन करोगे तो माइनस की वन बाई टू सी, माइनस की वन बाई टू, एलसीएम टू सी, है ना? तो यहाँ पे आ गया एलसीएम टू सी है, सो टू माइनस टू टाइम्स ऑफ क्यू वन, माइनस टू टाइम्स ऑफ क्यू वन एंड माइनस ऑफ क्यू वन, सो कितना आ गया ये, तो फाइनली आ जाएगा आपका माइनस ऑफ क्यू वन अपॉन टू सी, ये रह गया आपका। ये माइनस की वन बाई सी और ये माइनस की वन बाई टू सी, ये सॉल्व करोगे तो माइनस थ्री, माइनस ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ की वन बाई टू सी, की वन बाई टू, ये रह गया। और यहाँ पर था आपका माइनस क्यू टू बाई सी, और यहाँ पे क्यू अपॉन टू, है ना? माइनस क्यू टू बाई सी, और फिर क्यू अपॉन टू, तो क्यू क्यू टू जो था उस वैल्यू को भी पहले हमको हटाना है, ठीक है, चलो इसको हटा लेते हैं।
तो माइनस ऑफ Q2 के जगह पे, है ना, देखो हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा था Q2 के जगह पे क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करना था, एटलीस्ट ट्वाइस पहले कर लेता तो ज्यादा अच्छा था, स्टेप शॉर्ट हो जाता हमारा। तो 2 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q, शायद तुम लोगों ने कर लिया होगा, है ना, मेरा छूट गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने। सो ट्वाइस Q1 माइनस Q अपॉन के जगह पे ट्वाइस Q1 माइनस Q अपॉन C, ये आ गया। और फिर यहाँ पर जो ये टर्म बचा हुआ था कर चुके थे हम लोग, कर चुके थे, इसमें से माइनस Q1/2 C के साथ ऑलरेडी माइनस Q1/C के साथ एड अप कर दिया था, इसका जो बचा हुआ था वो था Q अपॉन प्लस Q/2C और माइनस Q/2C सॉल्व हो चुका है। तो चलो ये स्टेप को मैथमेटिक लेके सॉल्व कंप्लीट करते हैं, स्टेप को मैथमेटिक लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास, है ना, तुम लोग अपना कंटिन्यू कर लो आगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास, और रिजल्ट मेरे साथ बस देख लो फाइनली, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का जो फॉर्म बनने जा रहा है, इसमें अगर देखोगे तो सिर्फ रिलेशन जो है ना, ये सी वाले जो टर्म्स है वो तो कैंसिल हो जा रहे हैं, दिख रहा है तुम लोग को डिनोमिनेटर में, सी कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, जीरो हो जाएगा। तो मतलब मल्टीप्लाई होकर जीरो हो चुका है, तो फिर बचा यहाँ पे सिर्फ क्यू के टर्म्स, है ना। तो रिलेशन यहाँ पे सिर्फ क्यू के टर्म में ही रह जाएगा, और Q1 और Q के बीच में रिलेशन आ रहा है, जैसे पिछली बार I और I1 के टर्म में आया था। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, और जो रिलेशन है सी सबसे, सो माइनस ऑफ 3Q/2, तो माइनस ऑफ 3Q/2 माइनस ऑफ 3Q1/2, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा Q/2 प्लस Q/2, और बीच वाला जो टर्म था वो -2 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q, -2 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q is equal to 0, the value -2 टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q, और है ना ये वैल्यू, और इसमें तुम्हारा जो सी था वो सब कट चुका है, ठीक है। क्रॉस चेक सब लोग, मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, तुम लोग भी क्रॉस चेक करके अपना अपना 3Q1/2 2Q1 माइनस Q, 2Q1 माइनस Q के साथ, और एक Q/2 सिंपलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से फिर तुम्हारा अगर ये Q1 टर्म है तो ये -3Q1, यहाँ से -2Q1, -2Q1, यहाँ से प्लस Q/2 है, Q/2 है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0, है ना। Q1/2 और यहाँ पे -2Q1, -2Q1, और फिर ये Q/2, फिर ये माइनस माइनस प्लस Q, फिर फाइनली ये आ गया आपका Q1/2, फिर ये -2Q1, तो कितना आ जाएगा, दोनों का जगह एलसीएम 2 है ना, 3Q1 और यहाँ पे 4, 2 तो 4 प्लस 3 7, -7Q1/2, Q/2 है, और ये Q है, कितना ये 3Q/2, एंड फाइनली दिस एड्स अप टू 0। ये 2 2 भी देख लो, ये भी एलसीएम, मतलब ये भी कॉमन लेकर के 0 से मल्टीप्लाई करा सकते हो, है ना, ये भी 0 ही हो गया। तो बचा कितना हमारा -7Q1 इक्वल टू 3Q, यानी कि 7Q1 इक्वल टू 3 वैल्यू, है ना। और यहाँ से फिर Q1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करके रख लेते हैं, व्हिच इंप्लाइज, है ना, देयरफॉर Q1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 3Q/7, तो 3Q/7। So let's say this is our second equation. So now from equation first and second equations को simplify कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो था वो था b minus Q1/2c, b minus Q1/2c, पहले लिख देता हूँ, b minus Q1/2c, फिर उसके q minus Q1/2c, फिर उसके बाद था तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन में b minus Q1/2c, और फिर उसके बाद -Q/2c, -Q/2c इक्वल टू 0। Q1 के जगह पे हमको क्या बिठाना है, 3Q/7 बिठा दो, 3Q/7, 3Q, है ना, बाई 7 करोगे नीचे कितना हो जाएगा 14, है ना, माइनस ऑफ Q/0, ठीक है, देख लो Q/2c यहाँ पे था, है ना, 2c था, बट Q1 के जगह पे आपने क्या रिप्लेस किया,
तो Q1 की जगह पे आपने रिप्लेस किया था, Q1 की जगह पे आपने रिप्लेस किया था 3/7, 3/7 और 3/7 Q1 की जगह पे रिप्लेस किया था, और यहाँ पे 2 था तो 7 × 2 14, ये आ गया तुम्हारा। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो, है ना, जिसमें तुम्हारा ये टर्म को राइट हैंड साइड ले जाकर के सॉल्व कर लो, बेहतर है। सीधा 14C है, 14C 3Q, उधर लगे सब प्लस हो गया था तो 3Q, 3Q, और यहाँ पर आ गया ये माइनस में उधर जाके प्लस हो गया था 2 तो 2 7 या 14 7Q, तो यहाँ पर 7 8 9 10 है ना, 7 8 9 10, दिस इज इक्वल कितना 10Q बाई 14C, कट फिटर है 7 या 14 5 या 10, 5Q बाई 7C, ये वैल्यू तुम लोग को आया। एंड फाइनली अगर ये रिलेशन आ रहा है तो हमारा जो रेशियो चाहिए था, है ना, तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, सो फाइनली C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो इट इज Q अपॉन V का रेशियो, Q अपॉन V का रेशियो कर लो, सो Q अपॉन V इज बिकम 7C बाई 5, 7C बाई 5, so this is your effective value of capacity। तो ये जो है आज हम लोगों ने